सदाशिव सहाय का इशारा मिलते ही जॉनसन ने एक बार फिर से एकलव्य को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एकलव्य एक बार फिर से चिल्लाकर नक्श से हेल्प मांगने लगा। नक्श के दिमाग में तो पहले वाली बात बैठ गई थी कि एकलव्य ऋषभ और सानवी के साथ में है, इसलिए नक्श ने एकलव्य की आवाज को इग्नोर करते हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे छलावे में नहीं आ सकता हूं। सदाशिव सहाय ने इस बार फोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। सदाशिव सहाय को अब ताज्जुब होने लगा। उसने नक्श से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अपने बेटे की आवाज समझ में नहीं आ रही है? नक्श ने हंसते हुए कहा, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझसे बेहतर तुम मेरे बेटे की आवाज कैसे समझ सकते हो? सदाशिव सहाय अब जॉनसन की तरफ देखने लगा। जॉनसन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नक्श को हो क्या गया है। उसने एकलव्य की उंगलियों को और जोर से मरोड़ दिया। इस बार तो एकलव्य को ऐसा लगा जैसे उसकी उंगलियां टूट सी गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पापा प्लीज मेरी हेल्प करिए, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। नक्श ने हंसते हुए सदाशिव से कहा, जिस लड़के को तुम लोग मेरे बेटे की सस्ती एक्टिंग करने के लिए लेकर आए हो, उसे अब चुप करा दो, ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। सदाशिव सहाय ने नक्श से कहा, कैसे बाप हो तुम? तुम्हारा बेटा यहाँ मुसीबत में पड़ा हुआ है और तुम्हें उसकी आवाज पहचान में नहीं आ रही है। नक्श ने तुरंत कहा, पहली बात कि ये आवाज उसकी नहीं है, और दूसरी बात, अगर ये आवाज उसकी होती भी तो मेरे काम करने का उसूल ये नहीं है कि कोई मुझे फोन करे और मैं उसकी बात मानकर उसके पीछे भाग जाऊं। सदाशिव सहाय को अब नक्श की बातें समझ में नहीं आ रही थी। उसने नक्श से कहा, अपने बेटे को बचाने में कैसा उसूल यार? नक्श ने तुरंत कहा, वो तुम नहीं समझ सकते हो। चलो अब अपना ड्रामा बंद करो, वरना तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना कहकर नक्श ने फोन रख दिया। एकलव्य बहुत ज्यादा तकलीफ में था, और सबसे बड़ी बात कि इस बार सदाशिव ने नक्श से बात करने के लिए स्पीकर ऑन कर दिया था। एकलव्य ने अपने पिता की सारी बातों को सुन लिया था। एकलव्य को अब नक्श के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि नक्श ने उसकी आवाज को कैसे नहीं पहचाना। उसने अपने आप से पूछा, कोई पिता अपने बेटे की आवाज कैसे नहीं पहचान सकता है? और इससे भी ज्यादा एकलव्य को इस बात को लेकर दुख हो रहा था कि नक्श अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने किसी उसूल को वैल्यू देता है। एकलव्य ने नक्श को ऐसा कहते हुए सुन लिया था। एकलव्य के मन के ऊपर इस बात का गहरा असर पड़ा। अब तो एकलव्य को अनाथ जैसी फीलिंग आने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जब इस दुनिया में उसका खुद का बाप उसकी दर्द भरी आवाज नहीं पहचान पा रहा है, तो कोई और क्या ही पहचानेगा। सदाशिव सहाय को भी नक्श की बातें बहुत अजीब लगी थी। उसने एकलव्य से कहा, तुम लोग और तुम्हारी पूरी फैमिली एकदम से अजीब हो यार। तुम्हारा बाप दूसरों के लिए क्या से क्या कर देता है, गरीब लोगों के लिए देश के सारे अमीरों से पंगा ले लेता है, लेकिन अपने ही बेटे की आवाज नहीं पहचान पाता है और ना ही उसे बचाने की कोशिश करता है। सदाशिव सहाय की बातें एकलव्य को सुई जैसी चुभ रही थी। सदाशिव सहाय ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि तुम्हारा बाप तुमसे प्यार नहीं करता है। एकलव्य को भी ऐसा ही लग रहा था। ऐसे में सदाशिव सहाय एकलव्य को और ज्यादा तकलीफ देना चाहता था। उसने अपने बेटे से कहा, अरे जॉनसन, तुमने गलती से कहीं नक्श के सौतेले बेटे को तो नहीं उठा लिया है? जॉनसन भी समझ रहा था कि सदाशिव सहाय एकलव्य की तकलीफों का मजाक बना रहा है। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, नहीं, मैंने उसके अपने वाले बेटे को उठाया है। अब इसके बाप को इसकी चिंता ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने तो फोन करके इसकी आवाज तक सुना दी। अपने बेटे की बात सुनकर सदाशिव जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, शायद इसका बाप चाहता है कि इसकी मौत हो जाए। अब की बार एकलव्य की आंखों में जो आंसू थे वो जॉनसन की दी हुई तकलीफों से नहीं बल्कि नक्श की दी हुई तकलीफों से थे। सदाशिव सहाय ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हारी लाश ही तुम्हारे बाप के पास भेजनी पड़ेगी, तब शायद उसे भरोसा होगा कि तुम हमारे कब्जे में हो। सदाशिव ने फिर सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे बाप को उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसे तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। एकलव्य एकदम खामोश होकर सदाशिव सहाय की बातें सुन रहा था। सदाशिव सहाय, जॉनसन और जॉनसन के दोस्त सब मिलकर एकलव्य का मजाक बना रहे थे। सदाशिव सहाय ने फिर जॉनसन से कहा, अब जब इसके बाप को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर इसे जिंदा रखने का क्या मतलब है? अब तो जॉनसन भी थोड़ा सीरियस हो गया कि उसका बाप क्या चाहता है। सदाशिव सहाय ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, जॉनसन, तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को लेकर यहां से चले जाओ, मैं इसे खत्म करके जल्दी ही वापस आ रहा हूं। अपने पिता की बात सुनकर जॉनसन एक बार के लिए घबरा गया।
उसने तुरंत कहा, लेकिन पापा, हमने तो इसे खत्म करने के लिए किडनैप नहीं किया था। सदाशिव सहाय ने जॉनसन को आंखें दिखाते हुए कहा, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम मेरी तरह नहीं बन सकते हो। मैं ये भी जानता था कि तुम इसकी हत्या नहीं देख सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां से भेजने की बात कर रहा हूं। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कायर निकले। तुम तो इसे खत्म भी नहीं करना चाहते हो। जॉनसन को अपने पिता की बातें अच्छी नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, मैं कायर नहीं हूं पापा। अगर मैं कायर होता तो इसे उठाकर यहां नहीं लाता। सदाशिव सहाय भी इस बात से रिलेट कर रहा था। उसने धीरे से अपने बेटे से कहा, मैं जानता हूं कि तुम कायर नहीं हो। इतना करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ती है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतनी हिम्मत से काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें इससे आगे बढ़कर किसी की हत्या करने के बारे में भी सोचना होगा, तभी तुम मेरे बिजनेस को संभाल पाओगे। सदाशिव सहाय की बात सुनकर जॉनसन कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सदाशिव सहाय ने फिर जॉनसन से कहा, चलो ठीक है, मुझे मालूम है कि समय के साथ साथ तुम सब कुछ सीख जाओगे। फिलहाल एक काम करो, यहां से चले जाओ। मैं नक्श को एक जोरदार झटका देकर वापस आ रहा हूं। अभी बाप और बेटे में बातचीत चल ही रही थी कि ऋषभ और सानवी गुफा के बाहर पहुंच गए। ऋषभ ने सानवी से कहा, देखो, अंदर कोई बात कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि हम लोग सही जगह पर पहुंचे हुए हैं। जॉनसन और सदाशिव सहाय के बीच में होने वाली बातचीत की आवाज बाहर तक पहुंच रही थी। हालांकि यह क्लियर सुनाई नहीं पड़ रहा था कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है। सानवी ने ऋषभ से कहा, हाँ भैया, हम लोग सही लोकेशन तक तो पहुंच गए। अब सवाल है कि हम लोग एकलव्य को बचाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। सानवी का सवाल सुनकर ऋषभ को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने सानवी से कहा, तुम कब से बेवकूफों जैसी बातें करने लगी? यहां आने के बाद इस तरह से सोचना कितना सही है? तुम इस बारे में सोचो कि हमें किसी भी तरह से एकलव्य को बचाकर यहां से ले जाना है। ऋषभ की बातों से सानवी के अंदर हिम्मत आ गई। उसने ऋषभ से कहा, ठीक है भैया, हम लोग एकलव्य को यहां से जरूर बचा कर ले जाएंगे। ऋषभ अब तुरंत उन लोगों पर अटैक करना चाहता था, लेकिन सानवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सानवी ने ऋषभ से कहा, भैया, शायद आप गलत सोच रहे हैं। हमें सीधे सीधे इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। हमें पहले इसके बारे में पता करना चाहिए कि यहां पर कितने लोग हैं और कहां कहां पोजीशन लेकर खड़े हैं ये, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग सीधे सीधे उनसे टकराने जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और हम एकलव्य को बचा भी नहीं पाएंगे। ऋषभ को सानवी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने तुरंत कहा, तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। चलो पहले मिलकर ऑब्जर्वेशन करते हैं कि यहां पर कितने लोग हैं। दोनों एक साथ मिलकर गुफा का मुआयना करने लगे कि वहां पर कितने लोग मौजूद हैं और कहां कहां पोजीशन लेकर खड़े हैं। जैसे जैसे दोनों गुफा का मुआयना कर रहे थे, वैसे वैसे संतुष्ट होते जा रहे थे, क्योंकि वहां पर आदमी के नाम पर जॉनसन के कुछ दोस्त मौजूद थे और सदाशिव सहाय मौजूद था। स्थिति का पूरा मुआयना करने के बाद ऋषभ ने सानवी से कहा, अब तुम्हें क्या लगता है, इन्हें हराना हमारे लिए कितना मुश्किल है? अब तो सानवी के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। उसने ऋषभ से कहा, भैया, हम जैसा सोच रहे थे वैसा तो कुछ है ही नहीं। हम दोनों अपनी अपनी शक्तियों से इन लोगों को आराम से हरा सकते हैं। ऋषभ ने सानवी से कहा, बिल्कुल, बस हमें एक चीज और देखनी है कि यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है या नहीं। इसके बाद फिर दोनों भाई बहन मिलकर गुफा के चारों तरफ घूमकर देखने लगे कि वहां से निकलने के रास्ते कहां कहां पर हैं। सब कुछ देखने और समझने के बाद ऋषभ और सानवी एकलव्य को किडनैप करने वाले लोगों पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। दूसरी तरफ नक्श ने अनिका से कहा, इस सदाशिव सहाय के बच्चे ने मुझे परेशान करने की कोशिश की है। मेरे बच्चों के बारे में मुझसे झूठ कहा है। इसको मैं स्पेशल सजा देने वाला हूं। मैं इसके काले धन के साथ साथ इसकी सोच को भी साफ कर दूंगा। अनिका ने नक्श को शांत करते हुए कहा, हमें फिलहाल इन लोगों की बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन्हें मालूम है कि हम लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, इसलिए ये लोग हमें भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर दोनों फिर से अपने अपने काम में लग गए। महज कुछ मिनट के अंदर नक्श और अनिका फिर से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। नक्श ने अनिका से कहा, इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में भी वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है? अनिका ने तुरंत कहा, सच में मैं भी यही सोच रही हूं कि अगर सदाशिव सहाय की बातें सच हुई तो फिर क्या होगा? नक्श ने तुरंत ही अनिका की बातों को क्रॉस करते हुए कहा, लेकिन ऋषभ और सानवी ने तो एकलव्य से हमारी बात कराई थी। नक्श और अनिका के सामने सब कुछ उलझ गया था। उन दोनों के अंदर जो माता पिता बैठे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि उनका बच्चा सच में मुसीबत में है, लेकिन ऋषभ और सानवी ने नक्श और अनिका के दिमाग को कंफ्यूज कर दिया था।
काफी देर तक सोचने के बाद भी जब दोनों किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो नक्श ने अनिका से कहा, देखो अनिका, अंदर की बेचैनी कह रही है कि हमारे बच्चे सच में मुसीबत में हैं, लेकिन सबकी बातों से ऐसा लग रहा था कि सदाशिव सहाय हम लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसे में पता है मुझे क्या लग रहा है? अनिका भी जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। उसने तुरंत कहा, बोलो क्या लग रहा है? नक्श ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार हम लोगों को स्कूल चलना चाहिए और चलकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या सच में हमारे बच्चे मुसीबत में हैं या फिर सदाशिव सहाय बस हमें परेशान करने के लिए बातें बना रहा है। अनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अनिका भी आसानी से नक्श की बात मानने के लिए तैयार हो गई। उसने नक्श से कहा, ठीक है, फिर यही करते हैं, स्कूल से आने के बाद काम कर लेंगे। वैसे भी बच्चों को अच्छा लगेगा कि हम लोग उन्हें रिसीव करने के लिए गए हुए थे। फिर क्या था, दोनों बच्चों के स्कूल की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ ऋषभ और सानवी ने गुफा के अंदर जाने के लिए दो शानदार रास्ते खोज लिए। ऋषभ ने सानवी से कहा, सानवी, मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक तरफ से अटैक करेंगे तो सब लोग दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करेंगे, और अगर वो लोग हम लोगों से पहले गुफा के बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग उनके सामने कमजोर पड़ जाएंगे। हम लोगों को उन्हें गुफा के अंदर घेर कर किसी भी तरह से घायल करना होगा, तभी हम लोग एकलव्य को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। सानवी को ऋषभ की योजना अच्छे से समझ में आ रही थी। उसने ऋषभ से कहा, फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि एक तरफ से तुम अटैक करो, एक तरफ से मैं। सानवी की बात सुनकर ऋषभ मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम काफी समझदार हो गई हो सानवी, मैं भी यही चाहता हूं। चलो, मैं इस तरफ से अटैक कर रहा हूं, दूसरी तरफ से तुम अटैक करो। बस ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पूरी मजबूती के साथ करना है। मतलब क्लियर तरीके से समझ लो कि तुम्हारे एक अटैक के बाद सामने वाला दोबारा तुम्हारे सामने खड़ा ना हो पाए, वरना हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। सानवी अब पूरे उत्साह में आ चुकी थी। उसने ऋषभ से कहा, भैया तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। क्या होगा जब नक्श और अनिका स्कूल जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनके बच्चे वहां पर नहीं हैं? क्या ऋषभ और सानवी अपनी योजनाओं में कामयाब हो पाएंगे? क्या सदाशिव सहाय सच में एकलव्य को खत्म करने के बारे में सोच रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा एम्पायर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस सीरीज के नए एपिसोड जल्द ही आ रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।